आइए, गेट सेट आउट ठीक से। थ्योरी ख़त्म किए थे ना, कॉपी दी जाए, दिखाइए तो, लाइए। जो असाइनमेंट आप लोगों को मिलता है, जैसे क्लास ख़त्म होता है ना, और जब हम ऑफिस में बैठते हैं तब जाके जो डाउट है डीपीपी का वो पूछ लिया कीजिए। वो अगर क्लास में ही उसको भी सॉल्व करेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, फिर आपको जो हम क्वेश्चन ज़्यादा जो क्लास में करवाएंगे प्रैक्टिस के लिए वो कम करवा पाएंगे। अभी तो मान लीजिए शुरू हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब सिलेबस आगे जाएगा तब समय का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जिसका भी पर्सनल डाउट हो। दूसरी बात है कि डीपीपी में कॉमन डाउट तो होगा नहीं, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है, तो आप लोग अगर ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, उसमें 8-7 पूछ लिए लोग, एक आदमी 2 ही पूछे, एक ही पूछे, फिर भी पूरा डीपीपी का क्वेश्चन आ जाएगा। तो बेहतर है कि आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी बुक, असाइनमेंट या डीपीपी प्रैक्टिस पेपर वगैरह जो भी बनाते हैं, उसका जो भी डाउट हो आप हमसे ऑफिस में जब हम बैठते हैं तो पूछ लीजिए कीजिए। हर क्लास के बीच में 15 मिनट 20 मिनट का तो गैप होता ही है, और जब आप क्लास आती हैं या आते हो तो उस वक्त मान लो तुम आ गए, 5 मिनट पहले आ जाओ। ऑफिस में ही जनरली हम लोग बैठे रहते हैं, तो आप हमसे पूछ लीजिए, या ऑफिस में जो भी स्टाफ होंगी, मैम लोग जो रहेंगी, बोलिए कि सर से डाउट पूछना है, थोड़ा बुला दीजिए। समझ गए? पेंडिंग नहीं डालिएगा, पेंडिंग रहेगा तो दिक्कत होगा। दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ जैसे हम पढ़ाए, न्यूमेरिकल इसी का एप्लीकेशन है, तो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाए हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट क्वेश्चन बना पाइएगा एग्ज़ाम में। समझिए, अगर हम लोग पहली बार कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं ना तो उसको सोच के बनाते हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन को 2-3 बार बनाए हुए हो उसके देखते ही एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, हाँ ये तो हमको आता है, धड़ 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 बना लेते हैं। एक कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत ही कम समय में बनेगा। और कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर तुम उसको फर्स्ट टाइम देखते हो तो देखने के बाद सोचते हो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेडिकल में लोग कैसे बोलता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा। इसमें इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटेलिजेंट वही बच्चा होता है जो ज़्यादा पढ़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई इंटेलिजेंट है मतलब वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़ रहा है तो वो अच्छा होना ही होना है। लेकिन अगर कोई बच्चा का मतलब आईक्यू लेवल अच्छा है, वो तेज़ है, पढ़ने में तेज़ है, लेकिन कम प्रैक्टिस कर रहा है, कम पढ़ रहा है, उसके तुलना में एक दूसरा बच्चा जो कि लेबोरियस है लेकिन वो उससे कम इंटेलिजेंट है, फिर भी अगर हम नीट की बात कहेंगे तो रिजल्ट इसका बेहतर होगा अगर ये ज़्यादा पढ़ रहा है तो। क्योंकि सोच के क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं रहता है। अगर तुम कुछ क्वेश्चन धड़ाधड़ बना लिए हो तो कुछ क्वेश्चन में सोच सकते हो। 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना टफ काम है। लोग तो नीट के एग्ज़ाम में टाइम चोरी करते हैं, बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री वाला समय बचा के फिजिक्स को देते हैं। अगर सबको बराबर समय दिया जाए तब तो मुश्किल हो जाएगा। तुम देखोगे जितना भी स्टूडेंट बनाता है, जो सेलेक्ट होते हैं, उनसे पूछना, वो तुमको बताएंगे कि सर आधा घंटा, पौने घंटा, हार्डली 1 घंटा में हम बायो बना लिए थे। बचा हुआ जो टाइम है वो उसको फिजिक्स को दे दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। हर बार तो पूरी कचौड़ी बटता नहीं, इस बार बटा है फिजिक्स में, तो ऐसा हर बार होता नहीं। इस बार तो मतलब समझो कि एक हिसाब से मजाक हो गया कि चलो फिजिक्स खेलते हैं नीट में। इतना इजी क्वेश्चन थोड़े आता है। तो ये तो मतलब जो बटा है वो हर बार बटेगा नहीं। पिछले साल भी इजी था लेकिन ऐसा नहीं था। तो ठीक है, बात फिर भी वहीं आता है कि अगर कितना भी इजी था तो लोग बनाए कहाँ। अभी भी वही सीन रहा कि 25, 30, 35 में जाके खड़े हो गए। जो बच्चे इससे ज़्यादा बनाए वो तो सेलेक्ट ही हुए। तो इजी, चाहे कोई भी चीज़ इजी और टफ का उतना मायने नहीं रखता है। मेन दिक्कत है अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपके लिए सब इजी है। क्योंकि अगर हम तुमको सब चीज़ बता दिए, हर चीज़ का बट एंड व्हाई तुमको पता है और क्वेश्चन उसी से पूछा जाना है, तो तुमसे बनेगा ही बनेगा। और कोई चीज़ कितना भी इजी क्यों ना हो, बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड हो, डायरेक्ट,
लेकिन तुमको वो फॉर्मूला ही याद नहीं है, या तुम उसके बारे में कभी सुने ही नहीं हो, पढ़े ही नहीं हो, तो इजी होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमको तो आइडिया ही नहीं है वो क्या है। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप पूरा सिलेबस बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो लोग चाहे कितना भी साउंड करे, कितना भी चीखे चिल्लाए कि टफ था, ये था, वो था, आउट ऑफ सिलेबस था, ये हर साल होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते साल भर नहीं है लेकिन दोस्त दूसरे को देते हैं। कुछ लोग हैं साइलेंट फीचर, वो चुपचाप रहेगा, साल भर अपना पढ़ा है, वो अपना बना के आ जाएगा। सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों का होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। लिखिए। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap will be first 14 unit, second 5√3 unit, third 10√3 unit, and the fourth one is 20√3 unit. बनाइएगा आप लोग। देखो कल क्या बताए थे कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मॉड होता है। लिखाए थे, देखिए तो पॉइंट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, तो लिखिए दो। हमको भी लग रहा है कि शायद ये छूट गया ना क्या। वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखे हैं ना, उसमें कहीं जोड़ लीजिए। ऊपर लिखो टेरिस पे, इसीलिए ऊपर वाला जगह खाली रखना। इसमें लिखिए, दो लिखेंगे इसलिए पहला लिखो। जो भी पॉइंट है ना, जब कभी पॉइंट छूट जाए तो ऐसा कीजिए, जैसे 2 और 3 है, जैसे 2 के बाद 3 लिखे हैं और ये बीच में लिख रहे हैं तो 2.5 कर दीजिए। तो जो भी है देखिए ऐसे लिखेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड्स, आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then the area of the parallelogram, then the area of the parallelogram is given by, then the area of the parallelogram is given by A cross B
का मॉड। इसी में नीचे लिखो अगला पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ऐसा ही लिखिएगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड्स, आर टू एडजेसेंट साइड्स of a triangle, then the area of the triangle, then the area of the triangle is given by A cross B का mod by 2, A क्रॉस B का मॉड बाय 2। गेट ठीक से लगा। लिख लिए। अब देखिए हम क्या लिखाए हैं कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी का मॉड होगा। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी ट्राइंगल का दो एडजेसेंट साइड्स है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालिए जिसका डायगोनल्स इतना एंड इतना है। आपके पास फॉर्मूला क्या है कि अगर पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड, मान लीजिए ये कोई पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो अगर हम ए क्रॉस बी का मॉड ले लेंगे तो इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड तो दिया नहीं है, कह रहा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालिए जिसका डायगोनल इतना और इतना है। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़े हैं कि अगर ये वेक्टर ए है, ये अगर वेक्टर बी है, तो ये वाला डायगोनल इनका रिजल्टेंट देता है, मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये वाला डायगोनल क्या होता है ए माइनस बी। बिल्कुल। तो आपको ये दोनों डायगोनल दे रखा है, मतलब अगर ए और बी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स है तो आपको दिया हुआ है ए प्लस बी का वैल्यू और ए माइनस बी का वैल्यू। तो गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये दिया हुआ है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब सोचिए अगर हमको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो हमको तो ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू होना चाहिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, और जब घटा देंगे तो बी आ जाएगा। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और इधर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। b से भी जाएगा तो 2 इंटू वेक्टर ए इक्वल टू, आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में बताए थे एक जात वाले को एक साथ जोड़ते हैं,
आई वाले को आई वाले के साथ, तो 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। तो यहाँ से वेक्टर ए आपका क्या आ गया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो वेक्टर ए तो मिल गया। जब हम घटा देंगे तो वेक्टर बी मिलेगा। इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन 1, अगर इसको इसमें घटा दे तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी, तो ये 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये आपको मिलेगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी, और ये 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब a चला जाएगा तो ये 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। तो वेक्टर b आपको मिल गया i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। बस अब तो सॉल्व है मामला। a और b मिल गया तो a क्रॉस b का मॉड ले लेंगे तो वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ तक लिखिए पहले।
लिख लिए। अब आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो होगा therefore area of the parallelogram ये A क्रॉस B का मॉड। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड आई जे के, जो पहले है उसके पास जाएंगे, तो 2 -1 1, समझ रहे हैं, फिर 1 2 -3, फिर जैसे सॉल्व करना सिखाए थे प्लस आई कैप, ये जिस रो जिस कॉलम में है बंद कीजिए, तो 3 -2 माइनस जे कैप, ये जिस रो जिस कॉलम में है, -6 -1 प्लस के कैप, तो 4 और -1, ये A क्रॉस B है, तो इसका वैल्यू आई कैप +7 जे कैप +5 के कैप। ये आप निकाल लिए A क्रॉस B। वी आर इंटरेस्टेड इन A क्रॉस B का मॉड, मतलब आई कैप +7 जे कैप +5 के कैप का मॉड। इसका वैल्यू √ आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 49 25 टोटल, ये 50 और 25 √75, 25 × 3 5√3। लिखिए। लिख लिए हैं।
लिख लिए। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे पैरेललोग्राम लेते हैं, ये अगर वेक्टर ए, ये अगर वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी ये वाला डायगोनल होगा, और ये ए बी और ए प्लस बी तीनों तो हम बोर्ड पे ही लिखे हैं, या आप कॉपी में ही लिखिएगा। इसका मतलब ए और बी जिस प्लेन में है, ए प्लस बी भी उसी प्लेन में है। समझ में आ रहा है। हम बोर्ड पे ही वेक्टर ए लिखे हैं, वेक्टर बी लिखे हैं, मतलब ये ए बी और ए प्लस बी तीनों सेम प्लेन में है। आप भी कॉपी में ही लिखिएगा। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होता है। जबकि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो एक नया वेक्टर सी दिया, तो सी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए और बी है, मतलब ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो ए क्रॉस बी है, ये ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। समझ गए। देखिए if vector A cross vector B is equal to 0, ये क्या है? नल वेक्टर। जब 0 पे एरो लगा हो तो नल वेक्टर होता है, ये पढ़ाए हैं। एंड B क्रॉस C इक्वल टू 0, then the angle between vector A and vector C may be 0, pi by 4, pi by 2, none of these। क्या बोल रहे हैं? आंसर बताइए। थोड़ा बहुत दिमाग चलाया कीजिए। प्रॉपर्टीज जो पढ़ाए हैं ना, उसका इस्तेमाल करो, बुद्धि लगा। देखो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी 0 है, मतलब ये अगर वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी, दोनों आपस में पैरेलल होगा। ऐसे है, ऐसे है, जैसे भी है पैरेलल है। और बी क्रॉस सी भी 0 है, मतलब बी और सी भी आपस में पैरेलल होगा। ये बी का डायरेक्शन है तो सी भी इधर ही होगा। तब पूछ रहा है कि ए और सी का बीच का एंगल क्या होगा। ये दोनों भी तो पैरेलल हो गए, तो बीच का एंगल 0।
देखिए फिजिक्स समझने का है। फिजिक्स लोग जैसे कहते हैं ना, तो बिना थ्योरी का फिजिक्स नहीं होता। लेकिन थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, व्हाट इज वाला थ्योरी नहीं। न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी जो कंसेप्ट बोलते हैं, अगर आप समझ गए तो 100% है कि फिजिक्स बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट है, सब चीज़ का बट एंड वाई जानते हैं, तो उसी का एप्लीकेशन न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में बस ये है कि जैसे अभी हम ये सब बोल रहे हैं, तुम थोड़ा आराम से समझ रहे हो, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक तुमको पता है कि कौन सा चीज़ क्यों होता है। यही डायरेक्ट हम ये बताते ना, तो तुम लगता है क्या क्या बके जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ का मतलब है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो भी चीज़ पढ़ाए उसका वैल्यू आपको तभी पता चलेगा, या फिर क्वेश्चन तभी तुमसे ये होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जो कुछ भी पढ़ाए हैं उसका एप्लीकेशन ही न्यूमेरिकल है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, थ्योरी खुद ब खुद आपका रिकॉल होगा। क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा, तो पीछे का थ्योरी तुम्हारा रिकॉल होते जाता है, इसलिए। और फिजिक्स का कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ डिमेरिट है तो कुछ कुछ मेरिट है। जैसे एक तो झूठे का बदनाम है फिजिक्स, हार्ड वर्ड नहीं होता है, सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट है। और तुम्हारे लिए बढ़िया वाला बात यह है कि नेगेटिव होने का सबसे कम संभावना फिजिक्स में होता है। क्योंकि फिजिक्स में थ्योरेटिकल, मतलब बायो वाला या केमिस्ट्री वाला सस्पिशियस थ्योरेटिकल नहीं होता है। ऑर्गेनिक देखोगे ना, अगर बढ़िया से ऑप्शन बना दे तो तुमको लगेगा कि ए होगा कि बी होगा। हाँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो का क्वेश्चन टफ है कि इजी है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। सेम क्वेश्चन पे अगर ऑप्शन बढ़िया दे दिया जाए तो वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन टफ हो जाता है। फिजिक्स में वैसा कुछ है नहीं। फिजिक्स में सीधा गणित है, अगर आपको आ रहा है तो बनेगा, सॉल्व ना करोगे। और जनरली अगर तुम कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करोगे, ऑप्शन जो है ना, जो बच्चा जो चीज़ जनरली गलती करता है उसी पे बेस्ड लगभग 1-2 ऑप्शन होता है, तो तुम वो जनरल मिस्टेक जो है वो करोगे तो कोई आंसर मैच कर जाएगा, और नहीं तो कुछ और गलती किए तो आंसर ही मैच नहीं होगा। तो नेगेटिव होने का तो कोई संभावना नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ऑप्शन जान के नेगेटिव करवाने के लिए दिया जाता है, बाकी तो ऐसे जनरली जो बढ़िया क्वेश्चन होता है उसमें वो सब गणित नहीं चलता है। सॉल्व किए, सही आया तो अगर सही सॉल्व किए हैं तो आंसर मैच करेगा, तो नहीं करेगा तब तुमको नहीं मैच किया तो थोड़े कोई ना कोई टिक मार दोगे। तो नेगेटिव होने का संभावना नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो इसका नाम तुम पहले सुन चुके हो ना, उसको देख के ही लालच आता है, छोड़ कैसे देंगे, ये वाला तो लगता है कि होबे करेगा। तो जो होबे करेगा और लगता है ना, इसमें एक पतला लाइन है जो होगा ही या फिर ऐसा लगता है, और वो पतला लाइन के इधर उधर हुआ कि गया। तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और फिजिक्स तो सही में ये हम देखें हैं कि स्टूडेंट को अगर फिजिक्स समझ में आने लगे तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स से पढ़ता है। फिर तो उसको बोलना पड़ता है भाई बायो पढ़ लो, बिना बायो का मेडिकल नहीं होता, लेकिन ना मानेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हालांकि बायो तो 100% पढ़ना ही चाहिए बच्चों को, क्योंकि 90 क्वेश्चन बायो में आना है। दूसरी बात है कि कम टाइम टेकिंग है, तो बायो तो बढ़िया से आना चाहिए। और वैसे भी आपका सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा वो तो डिसाइड फिजिक्स करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जब आप देखोगे कि जो बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनका बायो लगभग अच्छा होता है सबका, एग्ज़ाम जब दोगे तो देखोगे 80 से ऊपर सब बना रहा है, तो वहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है। अब उसके बाद केमिस्ट्री सबका ठीक ठाक ही रहता है लगभग। फिजिक्स डिसाइड करता है कि 580 के बाद का जो 20-25 नंबर है वो कौन पार करेगा, या 550 से 600 कौन पहुँचेगा। यहाँ फिजिक्स मायने रखता है, इसलिए लोग बोलता है कि फिजिक्स है उसी से सिलेक्शन होता है। लेकिन ये तब है जब बाकी सब्जेक्ट आपका अच्छा हो। अब पता चला कि फिजिक्स अच्छा है, बायो ही खराब है, तो जीवन में कभी पास नहीं करेगा। 90 क्वेश्चन है बायो में, और वो चीज़ है जो आपको खींच के 0 से 500 तक पहुंचाता है, वो चीज़ है। मतलब 360 नंबर होता है उस पर, 400 नंबर उसी का होता है, और 400 में बड़ा बढ़िया तो बड़ी आराम से बच्चा 400 नंबर तक, 350 पौने 400 तक लाता है। जब बच्चा लोग इंक्वायरी पे आता है ना इंस्टीट्यूट, पूछते हैं कितना नंबर लाए नीट पे,
250-300, वो जैसे ही बोलता हम समझ गए कि खाली बायो बनाया है, बाकी तो इसका मतलब नील है। जब 350 से ऊपर बोलता है तब लगता है कि 2-4 को केमिस्ट्री बनाया है। जब 400-450 से ऊपर बोलेगा तब समझ में आता है कि इसका मतलब फिजिक्स में भी कुछ बनाया होगा। यही है गणित, जनरल क्राइटेरिया यही होता है। हॉस्टलर्स को तो सोचना ही नहीं चाहिए, जैसे जो बच्चा लोग हॉस्टल में यहाँ रह रहा है उन लोग को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, तुम लोग तो पढ़ाई के अलावा कहीं भी दिमाग ही नहीं लगाना है, क्योंकि हॉस्टल में रहने का मतलब ही ये होता है कि मम्मी पापा तुमको यहाँ भेज दिए हैं कि हाँ सर, हाँ बोलिए, हाँ क्लास ले रहे हैं, हाँ हाँ ठीक। हॉस्टल में बच्चा को रखने का मतलब होता है कि तुम खाली खाओ और पढ़ाई करो, इसके अलावा तुमको सोचना नहीं है। बाकी घर में जो कुछ भी चाचा मामा मम्मी या जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए हम लोग संभाल लेंगे, समझे। और नहीं तो घर पे ही रख के पढ़ा जा सकता था। तो हॉस्टल के बच्चा को तो सिर्फ 2 ही चीज़ सोचना चाहिए, एकदम सुबह आँख उठते ही कितना घंटा पढ़ना है, क्या बाकी है, किसको मैनेज करना है, किसको नहीं करना है, ये सब। इसलिए हम लोग भी सिस्टम बनाए। हम जैसे इतना दिन के बाद चलाते चलाते ये चीज़ ऑब्जर्व किए कि बच्चा को अगर ज़बरदस्ती नहीं किया जाए, मतलब उस पर थोड़ा प्रेशर नहीं हो तो वो नहीं पढ़ता है। इसलिए हम हॉस्टल वाला सिस्टम लगाए कि आके दिन भर पढ़ो, यहीं पढ़ना ही पढ़ना है। तो उससे क्या होता है कि अगर तुम सुबह उठते हो और मजबूरी में ही सही, अगर तुम यहाँ 7-8 बजे हॉस्टल आ गए और 1-2 बजे तक पढ़े तो तुम 5-6 घंटा तो पढ़ ही लिए, अगर सेकंड हाफ में आपका क्लास है तो। या अगर आपका फर्स्ट हाफ में क्लास है तब क्लास करके जाइए, 2 बजे 2:30 बजे खाना वाना खा के आ जाइए और आके बैठ के हॉस्टल पे पढ़िए, लाइब्रेरी पे बैठ के पढ़िए क्लास पे। ना तो तुमको कोई चार्ज लग रहा है, ऊपर से एसी ही है, तो ऐसा भी नहीं है हॉस्टल में तो एसी नहीं होगा, तो उससे तो फ़ायदा ही है। और उसका ये एक फ़ायदा होगा कि जो तो होता है ना हम लोगों का, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं या ह्यूमन साइकोलॉजी, कि अगर तुम यहाँ चले आए तो तुम्हारे दिमाग में है कि अब तो हम पढ़ने आ गए हैं, तो तुम्हारे मन में मोबाइल या किसी से बात करने का ध्यान ही नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक मोबाइल बंद करके रख दोगे या स्विच ऑफ करके साइलेंट करके, और तुम्हारे दिमाग में है कि आ गए हैं तो अब खाली पढ़ाई ही करना है, क्योंकि बातचीत वाला भी नहीं है, तो चुपचाप से बैठ के पढ़ोगे जितना देर भी रहे। और दूसरा होता है कि अकेले जब कोई पढ़ता है ना तो 1.5-2 घंटा में लगता है कि हम पहाड़ उखाड़ दिए हैं। और अगर तुम 4-5 लोग और पढ़ रहा है, तुम भी पढ़ रहे हो, तो जितना देर तक वो पढ़ रहा है उतना देर तक तुम भी पढ़ोगे। 4-5 घंटा कैसे निकलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे क्लास के अलावा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ लेते हैं तो 1-2 घंटा तो 3 घंटा तो ज़रूर घर पे पढ़ सकते हैं। और आपको उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना होगा। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहला काम रखो कि उठ के, अगर जिसको आदत है कि चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का, तो फिर मुँह करके कुल्ला कर कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिए। अगर 4 बजे उठ जाते हैं तो 5 से 7, 7:30, 8 तक तो पढ़ ही सकते हैं। 3 घंटा 4 घंटा, 2.5-3 घंटा नाश्ता जैसा करते हैं ना हम लोग, वैसे ही सुबह उठ के पहले 3 घंटा का नाश्ता कर लो, तो थोड़ा एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि 2.5-3 घंटा तो पढ़ लिए हैं। उसके बाद आपका मॉर्निंग आवर में क्लास है, क्लास आ जाइए, पढ़िए, फिर जाइए। अगर आप थक गए हैं तो खाना खा के लंच लेने के बाद 1 घंटा सो लीजिए, आधा घंटा या जो भी रेस्ट कर लीजिए। मोबाइल वोबाइल नहीं चलाना, उससे तो वगैरह खाली मतलब संतुष्टि होगा, बॉडी रेस्ट नहीं होगा। इसलिए आराम सबसे बढ़िया तरीका होता है सो जाओ। जब सो के उठते हैं ना तो हम लोग का दिमाग एकदम शांत होता है, कांटा जीरो पे। अब तब से काम शुरू करोगे लगेगा पीछे कुछ काम किए नहीं है अभी तक। और अगर आप रनिंग आवर पे ही रहे, भले नहीं पढ़े, 1 घंटा किसी से गप मार रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल पीछे हम कुछ नहीं कर रहे, लगेगा भाई सुबह से तो कर ही रहे हैं। वैसा नहीं, सो जाने के बाद एकदम लगता है कि 1 घंटा बाद तुम उठो, लगेगा कि हाँ अब फ्रेश हो गए, अभी तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुआ नहीं, फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए और टाइम चुराया कीजिए कि 24 आवर्स में से मैक्सिमम कितना समय
अपना जो नेसेसरी काम है उसको छोड़ के पढ़ाई को दे सकते हैं। ये करना पड़ेगा, तब अच्छा रैंक से पास कीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज यही होगा कि अभी तो बहुत ईजी लग रहा है, अभी शुरू हुआ है, सिलेबस भागता जाएगा, कॉपी बड़ा होते जाएगा और दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। आखिरी टाइम में जब सिलेबस ख़त्म होने को होगा, फुल टाइम मतलब फुल लेंथ जब टेस्ट डेली जैसे ले रहे थे वैसा लेना शुरू करेंगे, पता चला नंबर 250 आ रहा है, 300 आ रहा है। 2-4 बार ना 300 से कम नंबर आया है या 300 के आसपास, तो हिम्मत ऐसा टूटेगा कि फिर हिम्मत नहीं होगा कि ना इस साल तो लगता है नहीं कर पाएंगे। जब बच्चा का मार्क्स बढ़ते जाता है और अगर आप टेस्ट में नंबर 60 से 70 60 to 70% हमेशा मेंटेन करते हैं तो रिजल्ट 100% हो जाएगा, ये तय है। और फ्रेशर बच्चा का तो पक्का हो जाता है, लेकिन आपको 60 से 70% तक मेंटेन करना होगा, क्योंकि जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा नीट जाओगे तो जितना तो अगर तुम 60 से 70% यहाँ लाए हो तो वहाँ 80% के आसपास आएगा, हर हाल में आएगा। होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग जैसे क्वेश्चन भी सेट करते हैं तो थोड़ा टफ ही सेट करते हैं। इस बार भी हम जैसा पेपर सेट करके ये लोग को देते थे, बोलते ज़रूर थे कि भाई इससे बहुत ईजी आएगा, लेकिन अगर तुम 50 किलो उठा के आदत रहेगा तब ना 10 किलो उठाओगे। 10 किलो का आदत है, 15 दे दिया तो इसलिए चीज़ें चेंज होता है। चलिए ठीक है, कहने का ये मतलब है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं, स्मार्ट लेबर करना है, हार्ड लेबर नहीं, ताकि मिनिमम इनपुट पे मैक्सिमम आउटपुट आए। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ने वाला ही काफ़ी नहीं है। ऑल इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे भी होते हैं, तो अगर उतना ही टाइम में बाकी लोगों को डिफीट करना है तो सेम टाइम का उससे बेहतर यूज कीजिए, ये ज़रूरी है। लिखिए, देखिए आपको चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये होगा अंडर रूट मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर 2 इंटू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आपको बताए थे मॉड ए मतलब ए स्क्वायर, मॉड बी मतलब बी स्क्वायर, ये 2ab कॉस थीटा। अब सवाल ये है कि ये थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है, और हमको ए और बी के बीच का एंगल कितना है ये नहीं पता, लेकिन एक और कंडीशन दे रखा है, ये इसीलिए दिया है ताकि आप थीटा निकाल सकें।
तो सिंस मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, ये प्लस है कि क्रॉस है, एक मिनट देखने दीजिए थोड़ा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्रॉस होना चाहिए, शायद क्रॉस है, तो बड़ा हो जाएगा फिर ना, ये क्रॉस होगा, ए क्रॉस बी। सिंस ए क्रॉस बी इसका मॉड और √3 ए डॉट बी, तो ए क्रॉस बी मतलब मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप, पूरे पे मॉड है तो यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आएगा, और ये √3 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये दोनों तो कटेगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो साइन थीटा और √3 कॉस थीटा, इट मीन्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3, मतलब टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा कितना 60 डिग्री, समझ रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 ए प्लस बी का मॉड, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 60 मतलब हाफ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और रूट है तो हाफ। सर वहाँ प्लस रहता तो क्या होता, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल तो ये कैसे पूछता फिर उसका वैल्यू दे दिया है तो। अरे तुम्हारा नाम है, अगर हम तुमको बोलेंगे राजेश तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या मतलब हुआ, तुमको ए प्लस बी का मॉड ना पूछा है और ए प्लस बी बराबर इतना कैसे दे देगा, समझ गया। हो गया मिटाए।
लिखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A इक्वल टू -3i कैप -2j कैप -3k कैप एंड वेक्टर B 2i कैप +4j कैप +6k कैप बोथ एज कल डायरेक्ट फार्मूला बताए थे और समझाए भी थे कि कोई भी वेक्टर जो यूनिट वेक्टर हो और किसी दो गिवन वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो कैसे निकालते हैं। लिख लिए। देखिए कल समझाए थे आपको कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या बताए थे, ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बताए थे कि अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी जो है इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब उसका यूनिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, यूनिट वेक्टर भी हो गया और ए और बी पे परपेंडिकुलर भी है। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप -3 -2 -3 2 4 6। तो आई कैप -12 और +12, यह माइनस और फिर एक बार और माइनस जे कैप -18 +6 +k कैप -12 +4। तो ये 0 +12 जे कैप -8 के कैप। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू 12 जे कैप -8 के कैप। तो अगर ए क्रॉस बी का मॉड लेंगे तो ये अंडर रूट जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का, आई नहीं है मतलब 0 है।
देयरफॉर ए क्रॉस बी मतलब 12 जे कैप माइनस 8 के कैप और ये अंडर रूट 208। अगर देखा जाए तो ये से 4 निकालेंगे अगर हम कॉमन, तो 3 जे और के, ये 3J माइनस 2K, सिक्सटीन इंटू 13, तो 3J वाला तो 2J माइनस J प्लस 2K, 4 दिए 12 से इतना, ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये तो ठीक है, ये 16 इंटू 13 हो जाएगा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 3J माइनस 2K बाय 4 अंडर रूट 13, तो ये 3J माइनस 2K होना चाहिए, बाकी तो कोई मैच नहीं करेगा ऑप्शन। ये 3J ही है, तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, कोई आएगा ही नहीं, वो 3J माइनस 2K होगा। जल्दी लिखिए, हुआ? कल क्रॉस प्रोडक्ट वाला डीपीपी किसको मिला है?
तुम दोनों को, तुम लोग चले गए थे ऑफिस से, ले लीजिएगा। लिखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू vectors. Vector A and vector B are two vectors given by vector A equal to 2i cap plus 3j cap and vector B equal to I cap plus j cap. The magnitude of the component of vector A along vector B is 5 by root 2, 3 by root 2, 7 by root 2 और 1 by root 2. लिख लिए। देखिए, डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाए थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या उसी को बोलते थे प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। तो उसमें क्या बताए थे कि ए का कंपोनेंट बी के तरफ लेना हो, चाहे बी का कंपोनेंट ए के तरफ लेना हो, फॉर्मूला में ऊपर में ए डॉट बी ही आएगा, और जिसके डायरेक्शन में लेना हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो किसके डायरेक्शन में? अलोंग बी, तो मतलब बी का मॉड। तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बाय मॉड बी। तो ए डॉट बी, ए है 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट बी i कैप प्लस j कैप, बाय मॉड बी मतलब मॉड ऑफ i कैप प्लस j कैप। क्या सिखाए थे? डॉट प्रोडक्ट में एक जात वाले को गुना करते हैं, तो 2 प्लस 3 और ये अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 बाय रूट 2।
बेटा है। लिखिए गिवन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू -4i कैप +4j कैप +2k कैप एंड वेक्टर बी 2i कैप -j कैप -k कैप। The angle made by vector A plus vector B with I cap plus 2j cap minus 4k cap is 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree। देखो ये A है, ये B है, आपसे कह रहा है एंगल बताओ A प्लस B जो इसके साथ बना रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कैसे बताए थे, cos थीटा इक्वल टू A डॉट बी बाई मॉड A इंटू मॉड बी। कल लिखाए थे कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो यूज द फार्मूला cos थीटा इक्वल टू A डॉट बी बाई मॉड A इंटू मॉड बी। तो पहले इन दोनों का, तो सपोज करो A प्लस बी क्या होगा, -4i कैप 4j कैप +2k कैप और +2i कैप -j -k कैप। सपोज करो कि A प्लस बी को एक नया वेक्टर C बोलते हैं, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2i कैप +3j कैप +k कैप। अब C और इसके बीच का एंगल चाहिए, इसको मान लेते हैं कि D है, लेट D बराबर I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर C एंड वेक्टर D, तो cos थीटा C डॉट D बाय मॉड C इंटू मॉड D। C डॉट D मतलब -2i कैप +3j कैप +k कैप डॉट D I कैप +2j कैप -4k कैप बाय मॉड C -2i कैप +3j कैप +k कैप बाय मॉड D I कैप +2j कैप -4k कैप। ये एक जात वाले को गुना करो, -2 + 6 -4, ये तो जीरो हो गया ऊपर ही, नीचे कुछ भी रहे ऊपर में जीरो है, तो cos थीटा बराबर 0 मतलब थीटा 90 डिग्री। आज जाके क्रॉस प्रोडक्ट का सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।
डीपीपी भी बना लीजिएगा, जो असाइनमेंट मिला है बुकलेट उसको भी बना लीजिएगा। बाकी कल पढ़ाएंगे। कल इसका कुछ क्वेश्चन और करवा के काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे।